हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक डिसीज़ है। इसके पहले हमने देखा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक डिसीज़ जिसका नाम था साइनोसाइटिस। आज हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक डिसीज़ जिसका नाम है अस्थमा या दमा या सांस की बीमारी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अस्थमा क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा या दमा। बेसिकली इसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है लंग्स की। जो आपके एयरवेज होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको अस्थमा कहते हैं। जो आपका ब्रोंकस रहता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो नैरो हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो आपका विंड पाइप है वो नैरो हो जाता है। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और जो म्यूकस बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है या एक्स्ट्रा म्यूकस जो बनता है उसके वजह से खांसी, बलगम ये सब आपको देखने को मिलता है। इसको अस्थमा कहते हैं। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है, महीने, साल। एक्यूट कंडीशन जैसे नहीं कि 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन में आपको अस्थमा हो सकता है। काफ़ी लंबी प्रोसेस है। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज़ होती है, फ्रीक्वेंट रिकरेंट कोल्ड होता है, तो अगर आपको ये लंबे टाइम तक हो रहा है, 2-4 महीने फिर सालों तक, तो धीरे धीरे इसके बाद आपको अस्थमा डेवलप हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अस्थमा किस वजह से होता है या अस्थमा के क्या कॉज होते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉज है जेनेटिक। अगर आपकी हेरिडिटरी में है, आपके पापा को, मम्मी को, दादा दादी को, तो आपको भी बहुत चांस है अस्थमा होने के। अगर उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई भी डिसीज़ है जैसे कि साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस, तो आपको भी बहुत चांस है कि अस्थमा हो सकता है। सेकंड कॉज है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है अस्थमा का। जो भी एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, गैसेस रहते हैं, या फिर कोई कारखाने, फैक्ट्रीज रहती हैं जिनमें जो एयर होती है उनमें पॉल्यूशन रहता है या गैसेस मिली होती हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं अस्थमा के। तो ये दो मेजर कारण होते हैं अस्थमा के, एक जेनेटिक और दूसरा एनवायरमेंटल। तो अब हम देखेंगे कि अस्थमा के क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम होता है कफ। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक कफ है, कंटिन्यूस कफ बनता रहता है, खांसी आती रहती है और बलगम निकलता रहता है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि बलगम पूरा अटका हुआ है, उसको निकालते हैं अब तो निकलता नहीं है पूरी तरह से, कुछ ना कुछ अटका हुआ लगा रहता है और सफोकेशन भी फील होता है और आपको खांसी हर थोड़े दिन में होती रहती है, कंटिन्यूस लंबे टाइम तक कफ बना रहता है, तो आपको भी अस्थमा हो सकता है। सेकेंड सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या सांस लेने में तकलीफ होना। अस्थमा में आपको कफ के साथ साथ सांस लेने में भी परेशानी होगी, क्योंकि जो आपके एयरवेज होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और वो नैरो हो जाते हैं, तो उनके अंदर का स्पेस कम हो जाता है, तो उसके वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती जब भी आप सांस लेते हैं, तो इसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। कफ के साथ साथ आपको ये सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे अस्थमा में। थर्ड सिम्टम है वीजिंग या सीटी बजना। तो जब भी आप सांस लेंगे तो आपकी सांस के साथ धीरे धीरे एक आवाज़ आएगी, जैसे सीटी बजती है, इस टाइप की आपको साउंड देखने को मिलेगा। और जब भी आपका लंग्स एग्जामिन करेंगे स्टेथोस्कोप से तो उसमें भी एक सीटी की आवाज़ देखने को मिलेगी। और जब आप सोते हैं तब भी आपकी ये आवाज़ सुनने को मिलती है अस्थमा में। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम और बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है अस्थमा का। नेक्स्ट सिम्टम है टाइटनेस ऑफ चेस्ट। अगर आपको अस्थमा है तो आपको चेस्ट की जो मसल है उसमें पूरी अकड़न और बहुत टाइटनेस फील होगा, क्योंकि जो आपके पैसेज रहते हैं एयरवेज के पैसेज, उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और कफ भरा रहता है, तो उसके वजह से भारीपन या टाइटनेस ऑफ चेस्ट भी देखने को मिलता है। लास्ट सिम्टम है डिस्निया या सांस का फूलना। तो अगर आपको अस्थमा है तो आप ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे। अगर आप ज़्यादा चलेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, सांस ऊपर ही ऊपर होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ये सिम्टम्स भी देखने को मिलता है अस्थमा में। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम अस्थमा के। तो अब हम देखते हैं कि अस्थमा का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक अस्थमा है और आप पंप लेते हैं या इन्हेलर का यूज़ करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से अस्थमा प्रॉपर और परमानेंटली ठीक हो जाता है, जिससे आपका पंप और इन्हेलर भी छूट सकता है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी हैं अस्थमा के और बहुत अच्छे रिजल्ट्स
देखने को मिले हैं और हमने हमारे क्लिनिक में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। फर्स्ट मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और एक रामबाण दवा मानी गई है अस्थमा या दमा के लिए। अगर आपको किसी भी टाइप का अस्थमा है और कितना भी पुराना अस्थमा है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपको सांस फूलती है, चलने में, सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ में बहुत ज़्यादा कफ है और कफ ऐसा है जैसे कि पस होता है, पस लाइक म्यूकस, तो आप ब्लाटा ओरिएंटलिस का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो आपको इस मेडिसिन को कैसे लेना है, आधा कप पानी में 20 बूंद ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर की डालनी है। गुनगुना पानी लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आपको इसको पीना है। एक बार सुबह पीना है, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। दिन में 3 बार इस मेडिसिन को लेना है और थोड़े लंबे टाइम तक लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका कफ धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो सांस आपको लेने में दिक्कत होती है वो भी ठीक हो जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकंड मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। जो अभी कोविड पैंडेमिक था उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवा मानी गई थी O2 लेवल को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। जिसका SpO2 लेवल कम हो रहा था उनको ये दवा दी जा रही थी और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे। तो अस्थमा के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी जो ट्यूब्स होती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं या जो एयरवेज होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करती है और आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं इसको स्टिमुलेट करती है और जो आपकी ब्लड में ऑक्सीजन है उसके लेवल को बढ़ाती है। तो जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ये आपको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके अस्थमा में। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर फॉर्म में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। आधा कप पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है। एक बार सुबह लेना है, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। इस मेडिसिन को भी आप थोड़े लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो आपका अस्थमा धीरे धीरे ठीक होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के लिए। जब भी आपके एयरवे के पैसेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और गले में सफोकेशन लगता है, चेस्ट में सफोकेशन लगता है और आपको ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, इस टाइप का लगता है और आपको अस्थमा के अटैक्स मिडनाइट में आते हैं, रात में आते हैं और जब लेटते हैं तब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस कंडीशन में आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हैं और आर्सेनिक में आपको साथ में बर्निंग भी देखने को मिलेगी। चेस्ट में बर्निंग, गले में बर्निंग भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है आर्सेनिक का। तो इन सब सिम्टम के साथ साथ आपको बर्निंग भी देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक को आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 बूंद अपनी जीभ पे ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन के भी यूज़ से आपका अस्थमा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये सब सिम्टम है तो आर्सेनिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। लास्ट मेडिसिन है एंटिम टार्ट। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के लिए। एंटिम टार्ट में क्या सिम्टम्स होते हैं, जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, ओवरलोड हो जाता है म्यूकस का और साथ में इतना म्यूकस बन जाता है जिससे कि रेटलिंग ऑफ म्यूकस, जब भी आप लंग्स को एग्जामिन करेंगे तो खड़खड़ की आवाज़ देखने को मिलती है और साथ में होर्सनेस ऑफ वॉइस, गला बैठ जाता है आपका और जो आपकी सांस रहती है शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है, जल्दी जल्दी आप सांस लेते हैं। ये सिम्टम्स एंटिम टार्ट के होते हैं। अगर आपको ये सब सिम्टम है तो आप एंटिम टार्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंटिम टार्ट को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में, दिन में 2 बार ये मेडिसिन को लेना है। इसके भी यूज़ से आपका अस्थमा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये थी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप इस चैनल में पहली बार आएँ तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है अस्थमा से रिलेटेड या किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।